अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूं आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा और आज इस डिस्कशन में मेरा साथ देंगे जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ इस पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास साहब भी। मज़हर बरलास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे आज की सबसे अहम खबर, क्योंकि 8 फरवरी 2024 की इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो आज से तकरीबन जो है वो शुरू हो चुकी है। इंतखाबी मरहला जो है उसका आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है। कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। नवाज शरीफ कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, मरीम नवाज साहिबा जो है वो कौन सा हल्का चूज़ करेंगी, और इसके अलावा अलीम खान हैं, फिर शेख रशीद हैं, बिलावल भुट्टो हैं, इमरान खान साहब हैं, और इसके अलावा चौधरी निसार है, अब्दुल अलीम खान है, परवेज़ इलाही हैं। ये कहाँ कहाँ से कौन कौन से हल्कों से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर एक रिपोर्ट मुलाहजा कीजिए, फिर वापस आते हैं। मज़हर बरलास साहब, शुरू हो चुकी हैं इंतखाबात की रौनकें और पर्सनली मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ इन सब चीज़ों को देख के। ये सारे जो मरहले अब शुरू हो चुके हैं, क्या कहते हैं, जिन जिन हलकों से लड़ने का ऐलान किया गया है, स्पेशली हम बड़े लीडरान की बात कर लेते हैं, कैसा डिसीजन है उनका? देखिए, जहाँ जिसने मुनासिब समझा वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहा है। मियाँ नवाज शरीफ ने मुनासिब ये समझा कि वो मानसेरा से इलेक्शन लड़ेंगे और लाहौर से लड़ेंगे। एक आध सीट का उनका और भी सुन रहे हैं कि वो शायद कोटला गुजरात से भी लड़ें या समड़े आल सियालकोट से लड़ें। अच्छा। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो पहले भी आपको पता है कराची से किस्मत आजमाई करते रहे हैं। बिल्कुल। इस मरतबा फिर करेंगे किस्मत आजमाई। मरीम नवाज भी करेंगे, से मरीम भी लड़ेंगी कराची से। जी। ये तो इनकी पार्टी हो गई। हाँ जी। अब आ जाए पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी में देखिए आसिफ अली जरदारी नवाबशाह से लड़ेंगे। बिल्कुल। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी कंबर शहदाद कोट से लड़ रहे हैं, शहदाद कोट से, हाँ जी जी वो एक ही डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि फरियाल तालपुर और आसफा वो शायद फिर लाड़काना से उतरे। ठीक है। और आसिफ अली जरदारी की एक और बहन भी है डॉक्टर अजरा, वो भी कहीं से इलेक्शन लड़ेंगी। ठीक है। तो इसके बाद आ जाइए पीटीआई की तरफ। हाँ जी। उनके जो बानी चेयरमैन हैं वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। इन 3 शहरों से वो पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं। ठीक है। इस्लामाबाद, मियाँ वाली और लाहौर से। चौधरी साहबान जो हैं वो गुजरात से भी लड़ते रहे हैं, चकवाल से भी लड़ते रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब। हाँ जी। लेकिन आज जो शेख रशीद तो हमेशा पिंडी से लड़ते हैं। एग्जैक्टली। और चौधरी निसार अली खान के वही हल्के हैं जहां गुलाम सरवर खान और उनका बेटा उनके सामने होंगे। 52-53 वो इस्तेहकाम पार्टी से होंगे। लेकिन निसार अली खान साहब की अभी ये नहीं समझ आ रही कि वो आज़ाद सीयत में लड़ेंगे या किस पार्टी से। वो तो पिछली बार भी लड़के भी आज़ाद ही रहे हैं। वो असल में आखिरी वक्त तक डिसीजन नहीं कर सके पिछली दफा। बिल्कुल। इस मरतबा भी ऐसा ही लगता है कि वो आज़ाद। इस मरतबा शायद ये भी हो कि वो अपने बेटे तैमूर अली खान को भी किसी एक सीट पर आजमाएं। क्योंकि उनके मुखालिफ जो हैं गुलाम सरवर, हाँ वो अपने साहबजादे को MNA बनवा चुके हैं। ठीक है। तो निसार अली खान इस दौड़ में कहाँ पीछे रहेंगे। बिल्कुल सही। इसी तरह परवेज़ खटक जो हैं वो नौशहरा से लड़ेंगे और नौशहरा में उनके ख़ानदान के और अफराद भी इलेक्शन लड़ेंगे। अलीम खान ने जिस सीट से हासिल किए हैं कागजात, हाँ जी, वहाँ देखिए 119, वहाँ नून लीग जो है वो अली परवेज़ मलक को टिकट देना चाहती है। और वहाँ से जो पहले MNA थे शेख रोहेल असगर, उनकी छुट्टी होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो इस तरह बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ किसी की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि हल्के कम भी हुए हैं ना। खास तौर पर पंजाब में हल्के कम हुए, सूबे के भी कम हुए हैं। ठीक है। और मरकज के हल्के भी कम हुए हैं। KP में भी हुए जी, KP में भी हुए हैं, लेकिन पंजाब का मसला शायद KP से मुख्तलिफ है। हाँ जी बिल्कुल। पंजाब में चूंकि अब लाहौर से सीटें अगर कम करेंगे तो हर बंदा एडजस्ट हो जाए। जैसे हाफसाबाद है उसकी 1 सीट कर दी गई है। हाँ जी। कौमी असम्बली की। अब ये जो बार साहब की गई हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, उसके पसे पर्दा ये बात थी कि हल्का बंदी जो है, चूँकि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मुतहर्रिक तरीन अरकान हैं, उनमें से 2-3 जो हैं वो हाफसाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक हो गया।
लेकिन आज जो ठीक है गहमा गहमी इलेक्शन अच्छी बात है, लेकिन आज जो कुछ नाखुशगवार वाकयात भी हुए। हाँ जी, जैसे गोजरा से आपको पता है कि एक मुस्लिम लीगी MNA होते थे M हमजा, तो उनके ख़ानदान के एक फ़र्द हैं उसामा हमजा, वो PTI को प्यारे हो चुके थे। आज वो कागजात लेकर निकले तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बिल्कुल। इसी तरह मियाँ वाली में उमैर न्याजी के वालिद जो हैं ज़ियाउल्लाह न्याजी, हाँ जी, उनको पकड़ लिया। और रावलपिंडी में पुलिस ने कम से कम 60 ऐसे लोग हैं PTI के जिनकी गिरफ्तारी की इजाज़त मांग ली है। ठीक हो तो अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें अगर इसी तरह गिरफ्तारियां होती रही तो मेरा ख्याल है इलेक्शन का मजा किरकिरा हो जाएगा। इलेक्शन का मजा तो तब ही है कि सबको खुली छुट्टी दी जाए और अब ये गिरफ्तारियों का अब ये फैसला जो है आवाम के हाथ में दे दिया जाए। नुखैज़ साहब बड़ी डिटेल में जो है वो बरलास साहब ने इनके ऊपर डिस्कशन कर दी है कि कहाँ कहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, कौन किस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। इसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें तो, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये क्यों हो रहा है कि मैंने आगाज़ ही बड़े अच्छे तरीके से किया कि बहुत गहमा गहमी और बहुत अच्छा लग रहा है कि ज़रा जमहूरी तरीका कार है, इलेक्शंस हो रहे हैं और गहमा गहमी हो रही है, हर कोई अपने तरीके से तैयारी भी कर रहा है, लेकिन फिर उसके अंदर ये क्यों मज़ा किरकिरा करने की कोशिश की जा रही है, क्यों इनको रोका जा रहा है इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले दिन भी? शुक्रिया सुमेरा। एक तो आपने चूँकि शुरू में रिपोर्ट चला दी, हाँ जी, तो उससे मेरा ख्याल देखने वालों को भी अंदाज़ा हो गया था, वो नाम मेरा ख्याल दोहराने की ज़रूरत नहीं, वो रिपोर्ट में सब आगे कौन कहाँ से खड़ा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और दिलचस्प मार्का एक जो मुझे लग रहा है वो मुझे 44 से लग रहा है जी, NA 44, जहाँ मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में फैसल करीम कुंडी साहब। और इससे जाहिर होता है कि जरदारी साहब से उनकी जो डील नहीं हुई, सीट एडजस्टमेंट की बात जो थी वो नहीं हुई। अभी तक तो खैर उन्होंने हासिल की हैं, ये जब जमा कराएंगे अब देखते हैं, कुछ दिन तो हैं, ठीक है, कि क्या वो जमा भी करा देते हैं दोनों। अगर दोनों करा देंगे तो बड़ा मज़ेदार मुकाबला होगा। इसी तरह मुल्तान से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जहांगीर तरीन साहब की बेटी ने कागजात नामजदगी हासिल की हैं। ये जो आप बता रही हैं ना गिरफ्तारियां, हाँ जी, ये ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन का माहौल आए तो किसी शख्स पर कोई मुकदमे कायम हो या उसने कोई जुर्म किया हो तो वो महज इसलिए माफ कर दिया जाए क्योंकि इलेक्शन का माहौल है तो छोड़ दिया जाए। मुझे नहीं पता उनको किस वजह से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कोई वजह होती है। ठीक है, वो अच्छा होता अगर साथ वो वजह भी डिस्कस हो जाती। जो एक खान साहब का बताया गया, खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे मियाँ वाली से, लाहौर से और इस्लामाबाद से, जी जी, 3 हल्कों से। ये है एक अहम इशू, हाँ जी, जेल के क्या जेल में बैठा शख्स जो मुजरिम डिक्लेयर हो चुका हो, क्या उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है? क्योंकि जेल में बैठ के तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है अगर वो उसका स्टेटस मुल्जिम वाला। हाँ जी, मुजरिम हो तो फिर। जावेद हाशमी साहब आपको याद होगा जब शौकत अजीज साहब का इलेक्शन हुआ था वज़ीर आज़म का, तो उन्होंने जेल में बैठ के, इसी तरह शेख रोहिल अस्कर का अभी नाम आया, उन्होंने भी जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ा। जी जी, जब उनका और बड़े नाम हैं, मसलन कौसर न्याजी साहब 1970 में उन्होंने जेल में लड़ा। और पिछली दफ़ा जिक्र भी हुआ था राजा कमरुल इस्लाम साहब का, जी जी जी, वो 2018 के इलेक्शन में जेल में थे, उनके बच्चों ने सारी कैंपेन की। बिल्कुल। तो इसमें कानूनी नुक्ता ये है जो मुझे मालूम हुआ कि जेल में अगर तो आपके वो मुल्जिम जिस पर कोई खौफनाक किस्म का जुर्म नहीं है उसने किया हुआ, जिसका इल्ज़ाम उस पर नहीं है, ठीक है, वो तो लड़ सकता है। लेकिन अगर जुर्म की नौयत ऐसी है, मसलन दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में पकड़ा हुआ कोई शख्स है, तो वो बेशक मुल्जिम भी हो, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है। प्लस ये कि जो मुजरिम होगा, जिसको अदालत की तरफ से सजा दी गई होगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है। अच्छा, उसके लिए कोशिशें जारी हैं PTI की भी कि वो खान साहब की ज़मानत के लिए कुछ करें ताकि उनकी सज़ा कम से कम सज़ा माफ़ हो जाए या मुअत्तल हो जाए सज़ा, जिसकी वजह से वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। अब ये डिपेंड करता है कि आगे चलकर क्या होता है। अगर तो वो सज़ा बरकरार रहती है तो इमरान खान साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बिल्कुल सही है। अच्छा, बरलास साहब, PTI के बहुत से रहनुमा हैं जो इस वक्त जेल में हैं, जिन पे मुकदमात भी हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, फिर यास्मीन राशिद हैं, इसके अलावा महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, फिरदौस शमीम नकवी हैं, उमर सरफराज चीमा, हलीम आदिल शेख, फ़ारूक हबीब समेत इसके अलावा बहुत सारे PTI के रहनुमा जो हैं वो इस वक्त जेलों में हैं। कुछ मफरूर भी हैं। हाँ, कुछ मफरूर भी हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं ना कि जेल में बैठ के इलेक्शन जो है
वो लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। चलिए ये तो खान साहब की बात हो गई ना कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेंगे। बाकी जो रहनुमा हैं उनके लिए आपको लग रहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो फिर क्या सिचुएशन होगी? जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ना और खुद जाके हल्कों में कैंपेन करना। सुमेरा मिर्ज़ा, गुजारिश ये है कि जेल में से लोग इलेक्शन लड़ते रहे हैं, इलेक्शन लड़ना उनका राइट है, लड़ेंगे। बिल्कुल सही। ये जो आपने कहा ना कि वो खुद कंपेन करना या ना करना, हाँ जी, मैं समझता हूँ कि जो जेल में शख्स होता है ना उसको हमदर्दी का वोट भी मिलता है। ये बात हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि वो हमदर्दी का वोट होगा। और इस दफ़ा ख़ास तौर पर जो जिस पार्टी के लोग जेलों में हैं उन्होंने तो माहौल ही ऐसा बना दिया हुआ है कि वो पार्टी इलेक्शन होंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि कोई फर्द इलेक्शन लड़ रहा होगा, ठीक है, बस वो उनकी पार्टी का सिंबल होगा, वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे। और वो तो मेरा ख्याल है कि कहेंगे भी यही, शायद उनकी इश्तहारी मुहिम भी यही हो कि इमरान खान को वोट दें, ठीक है, और शायद किसी उम्मीदवार की तस्वीरें भी ना इतनी लगे। तो वो मेरा ख्याल है उन्होंने एक तरीकाकार ये वजह कर रखा है पहले से। बाकी जो जेलों में लड़ने वाले देखिए उनके पास कानूनी टीम है, वो ज़ाहिर है वकला हमसे ज़्यादा कानून जानते हैं। हाँ जी, वो कानूनी पेचीदगियाँ भी हमसे बेहतर जानते हैं। ठीक है, हम ठीक है तबसरा इधर करते हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियाँ तो वो बेहतर जानते हैं ना, कानूनी ज़ुबान भी वो बेहतर जानते हैं हमसे। सही है, तो हमें मान लेना चाहिए कि वो ज़ाहिर है कानून से हटकर तो कोई बात यहाँ हो नहीं सकती। बिल्कुल, तो जिसको इजाजत मिलेगी वो इलेक्शन लड़ेगा। बता जेल से इलेक्शन लड़ने से पे किसी को इतराज नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, वो एक कानूनी तरीकाकार है। बैरिस्टर गौहर ने और पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने कुछ बातें की हैं आज, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने ये बात की है कि जेल में जो मौजूद उम्मीदवार हैं उनको तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं। नुक़ैस साहब, सारे प्रॉब्लम्स, सारी रुकावटें ये सिर्फ पीटीआई के लिए ही क्यों है? आपको नहीं ये चीज़ें फील हो रही कि कहीं उनको जलसे नहीं करने दिए जा रहे तो उसका वो शिकवा कर रहे हैं, कहीं जो है उनकी पकड़ धकड़ जारी है, कहीं जो है वो 9 मई को गुजरे हुए इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी गिरफ्तारियां चल रही हैं, और आज वो कागजात नामजदगी वसूल करने के भी जो है वो शिकवे कर रहे हैं कि उसमें भी उनको मुश्किलात का सामना। पहले तो आपकी इस बात का जवाब दे दूं कि 9 मई को गुजरे इतने दिन हो गए हैं, आप क्या हुआ? आप मिसाल मैं एक दे रहा हूँ, एक शख्स को कोई कत्ल कर देता है, 40 साल बाद वो पकड़ा जाता है, तो उसको फिर ये कह के रिहा कर देना चाहिए कि भी अब तो कत्ल को 40 साल नहीं, 60 बंदों की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, मैं ये बात कर रही हूँ ना। आपने फिर ये भी कहा ना 9 मई को गुजरे हुए तो काफी दिन, मैं यही कह रही हूँ ना कि 9 मई को गुजरे हुए बहुत दिन हो गए। नहीं कभी भूलेगा, पहले नहीं भूलेगा, हमें भी नहीं भूलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि अब इतने दिनों के बाद और इलेक्शन के टाइम पे आके अगर 60 बंदों की एक ही टाइम आ गया ना दरमियान में, अब ये तो नहीं कह सकते ना कि 9 मई, फिर 9 मई करने वालों को सोचना चाहिए था कि दरमियान में इलेक्शन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो उनको सोचना चाहिए था ना। अब 9 मई हो गया और उसके बाद में इलेक्शन सामने आ गया है उसके कुछ अरसे बाद, ठीक है, तो उसको इस बात का तो मार्जिन नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात ये जो आप कह रही हैं गिरफ्तारियां, और ये हर चीज किसी ना किसी कानून के तहत हो रही है। ये कहना, अब तो जैसे होता है ना, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने एक छोटा मोटा कोई अखबार शुरू कर लिया, तो ना वो अखबार छपता था ना वो अखबार कहीं तकसीम होता था, तो 400-500-600 कापियां वो छाप लेते थे, वो भी सिर्फ महकमों में देने के लिए कि खबरें उन तक पहुंच जाएं। डमी अखबार था। तो जब उनका कोई होता था ना किसी अखबारों पे कोई क्रैकडाउन, कोई मीडिया पे कोई ऐसी बात, प्रिंट मीडिया पे, तो वो खुद ही अपना अखबार बंद करके उसमें लगा देते थे मीडिया पर पाबंदियां नामंजूर। ठीक हो गया। और वो खुद ही उसका शोर गुगा शुरू कर देते कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें क्यों धमकाया जा रहा है। तो बाज़ औक़ात उंगली कटवा के भी शहीदों में नाम शामिल किया जाता है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा जलसे, वो जहां मुझे बताइए कहां अब रोका गया किसी को जलसे से? किसी जगह पे रोका गया था, तो मैंने पहले भी अर्ज की, उसकी रीजंस थी, उसके पीछे वो सोच थी जो पीटीआई के ग्रुप्स में चल रही है, और उसके पीछे यही लॉजिक थी कि ये कहीं पे इकट्ठे होंगे, फिर दोबारा ना कोई 9 मई कर दें, फिर ना दोबारा ऐसा कर दें। ठीक है, उसको रोकने के लिए था ना। अब वो जहां जलसे करना चाह रहे हैं वहां कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, मेरा गला आज खराब है, कोई बात नहीं। हाँ जी, वो जो जलसे कर रहे हैं, जो कॉर्नर मीटिंग्स उनकी हो रही हैं, जो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, यहाँ बैठ के तो गुफ्तगू होती रहे ना। आपने उस दिन तारीफ भी की जी, उनका बड़ा अच्छा वर्कर कन्वेंशन हुआ। हाँ जी, तो हुआ था ना। हाँ जी, हुआ था, तो इसलिए बात हो रही थी, बड़ी तगड़ो के बाद। तो उनको
नहीं, तगोदो तो आप कह रही है ना, तगोदो के बाद वो कह रहे हैं ना, मैं उन्हीं की बात आपको कह रही हूँ कि ये सारे शिकवे शिकायतें उन्हीं की तरफ से क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि वो ना हरकतें ऐसी करते कि जिसके बाद रियासती इदारों को ये महसूस होता है तो जहां पर हरकत हुई है नुखैस साहब, वहां पर ऐसा नहीं होता। जब आप किसी को ऐसी हरकत में मुलव्वस पाते हैं तो उस पर निगरानी रखनी पड़ती है कि ये दोबारा ये काम ना हो जाए। ठीक हो गया, ये नहीं होता उन्हें आजादी दे दी जाए। ठीक हो गया। बरला साहब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है और सिर्फ पीटीआई ही ज्यादा हमें मांगती हुई दिखाई दे रही है। आपको भी ये लगता है कि ये सारी कैजुअल बातें हैं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, या वो सिर्फ इलेक्शन डिले करना चाह रहे हैं? अच्छा सुमेरा मिर्ज़ा, मैंने पहले भी एक दिन गुजारिश की थी कि ये जो वकील है ना अली ज़फ़र, हसन ज़फ़र साहब के साहबजादे जो हैं, ये बड़े संजीदा फ़िक्र हैं और इनकी बातें, ये कोई बड़कबाज किस्म के वकील नहीं है, बड़ी संजीदगी से बातें करते हैं। हाँ जी। और उनकी बातें आपने सुनाई हैं, ज़ाहिर है उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी तो उन्होंने ये बातें की। आप देखिए यहाँ हवाला 9 मई का आया, ओके, हम सब मजम्मत करते हैं, लेकिन ये देखिए कि बैरिस्टर उमैर नियाज़ी के कागजात लेने गए उनके वालिद। अच्छा, वालिद का तो जुर्म कोई नहीं है ना, हाँ जी। उनसे पुलिस ने क्यों छीने? ये एक सवाल है ना कि भाई अगर मैं मुल्ज़म हूँ तो मेरे किसी रिश्तेदार ने अगर मेरे लिए कागजात लिए हैं तो उससे क्यों छीने जा रहे हैं कागजात? हाँ ये वाकयात, ये तो उस तरफ का बयान है, ये बड़े संजीदा साहब, ये तो उस तरफ का बयान है ना। नहीं, उस तरफ का बयान है ना, तो वो उसकी वजाहत इलेक्शन कमीशन करे, हाँ या वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको चाहिए वो उसकी वजाहत करे कि क्या भाई रीजन ये है, इल्जाम क्यों लग रहा है। कोई आम आदमी सर, जुल्म के मेयारात है ना, बल्ला साहब, जुल्म के मेयारात है ना। मैंने उन बच्चों की चीखें सुनी है, वो अगर वो कुछ अरसा पहले आपने देखा वो मियाँ आबाद का बेटा, वो फूलों जैसा बेटा बेचारा चला गया इस दुनिया से। अगर आप लाशों और चीखों पे इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं तो वो तो यजीद के बेटे ने भी इनकार कर दिया था कि मैं ऐसे तख्त पर नहीं बैठना चाहता जिससे मियाँ आबाद के बेटे की बात आपने शुरू कर दी। वो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत में रखे, अपनी जवारे रहमत में जगह दे, हमें भी उसका अफसोस है, लेकिन उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वो लोग, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो उस पे सियासत कर रहे हैं, उस बच्चे की बच्चे के ऊपर। हाँ जी, क्यों नहीं? वो बच्चा बेचारा इतना ज़हीन था, वो अपने हवास खो बैठा। वो बच्चा ऑलरेडी एक नफ्सियाती मरीज था। वो बच्चा इस पे रिपोर्ट बहस करेंगे। चलें ठीक है, अब ये हमारा कैसे तय होगा कि बहस मैं कर रहा हूं या उस्मान डार के घर से बच्चों की, औरतों की चीखने की आवाजें आई हैं, इसके कैसे जिम्मेदार उमर डार हैं जिन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। उमर डार नहीं, इसके जिम्मेदार पुलिस है। पुलिस जाती है लोगों में, पुलिस रात को होगा बजे नहीं आज के बाद इश्तिहारियों के घर में पुलिस को नहीं जाना चाहिए सर, हमें ना, क्योंकि उनके बच्चे सर्च वारंट उनके पास लेकर गए हैं। सर जी, हमारे साथ एक मेहमान है, पीटीआई के वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब। नईम हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या एतराज़ात हैं आपके इसके ऊपर? बैरिस्टर गौहर साहब तो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए, तो ये फिर मुतालबा आ किसकी तरफ से रहा है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, मेहरबानी जी। ये मुतालबा जो है बार एसोसिएशन की तरफ से जिस टाइम के ऊपर आया है, हम हैरान हैं। वो ठीक है, एक बात की हद तक तो वो ठीक कह रहे हैं कि वो 22 हैं, वो बात नो डाउट बिल्कुल उनको ठीक है, लेकिन जो टाइम है, हाँ जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त के ऊपर अगर चीफ इलेक्शन कमीशन हटते हैं तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह भी इलेक्शन के अंदर डिले हो। जो 8 तारीख दी गई है इलेक्शन के लिए, वो बिल्कुल उससे एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। और यही फरार होने के बहाने पहले बनाए गए हैं, कभी ये बर्फबारी का बहाना, कभी दहशतगर्दी का बहाना, कभी फंड की कमी का बहाना। अब बहाने जो है वो सारे बंद होने चाहिए। और हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि 8 तारीख तो मुख्तर हो गई है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो रहा, और ना हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नजर आ रहे हैं। अच्छा। और जिस तरह से ये कार्रवाइयां चल रही हैं, जिस तरह से नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने के लिए उम्मीदवार जाते हैं हमारे, और वहां पर उन्हें उठा लिया जाता है या वहां से निकलता है तो पेपर छीन लिए जाते हैं। आज भी बड़ी वाज़ेह मिसाल मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हुई। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब वहां पर मियाँ वाली में उनके वालिद साहब गए हैं, तो उनको वापसी के ऊपर जो है उनसे पेपर ले लिए गए हैं। और इसी तरह से पेशावर में हमारे एक दोस्त वकील हैं, तो उनके घरों में रात को छापे मारे गए। और नहीं, मैडम साहब, रीजन नहीं बताई गई कि कागजात उनसे क्यों छीन लिए गए, बस ऐसे ही कोई रीजन नहीं बताई गई। कोई रीजन तो बताए ना भाई, आप कागजात नामजदगी वसूल नहीं कर सकते,
कोई रीजन नहीं कागजात इसलिए छीन लिए गए क्योंकि अगर PMLN के नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, मरियम जेब जाइन सबकी पार्टी के साथ एफिलिएशन होती तो फिर शायद कागजात ना छीनते, बल्कि वो प्रोटोकॉल दिया जाता और गाड़ी पर बिठा कर ले जाया जाता कि आए आपके कागजात जो हैं वो पास। नईम साहब ये कागजात पुलिस ने छीने? जी बिल्कुल, पुलिस से DSP हैं जी वहाँ पर कैसर साहब जिन्होंने छीने हैं आज, और हर जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है वहाँ पर, DC ऑफिस है वहाँ बाहर तैनात किए गए हैं पुलिस एहलकार। आज हैदराबाद से में न्यूज आई थी कि वहाँ पर भी लोग जो पुलिस वाले एहलकार हैं वो बैठाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कोई भी जाएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। और अगर बात की जाए तो हमारे उम्मीदवार जो विलिंग है, जो ख्वाहिश कर रहे हैं घरों में बैठे या लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि हम भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं कि आप खड़े ना हो, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और फिर सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, आपने आज भी देखा कि हमारे वहाँ पर नूर अयाल खलियार साहब हैं साहिवाल से, उनको उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। अमजद खान न्याजी को जिस तरह से वो उन्होंने सरेंडर किया था कानून के सामने, उसके बावजूद नामालूम लोग हिरासत से लेकर गए और बाद में उनके ऊपर इसी तरह से तशद्दुद होता रहा और आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसी तरह से इफ्तिखार गोंदल की बात की जाए तो कल इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। तो ऐसे कैसे आप कहेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है मुल्क के अंदर हो रहे हैं? ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं हो रहा जी। बिल्कुल हम इसके ऊपर बड़ा पुरजोर मुतालबा करते हैं कि अगर इस तरह का इलेक्शन जिस तरह से करवाना चाहते हैं, इस तरह का इलेक्शन कोई नहीं मानेगा। और पूरा ये बताएगा अब इसके खिलाफ आपको लाहे अमल देख रहे हैं कानूनी तौर पर, आप क्या तरीका अपनाएंगे? देखिए, कानूनी तरीका हमारे पास यही है कि हम पटिशन लेकर जाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारे पास तरीका यही है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्त लेकर जाएं। हमारे पास तरीका यही है कि हम वजीर आजम को जनाब बराबर कराएं। तो ये तमाम फॉर्म हम इस्तेमाल कर चुके, ठीक है। और उसके बावजूद हमें मायूसी मिली है। सारे ये कहते हैं कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है, लेकिन सिर्फ नून लीग को स्पेशल हासिल है। सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी की है, या बाकी जो जमातें हैं वो उन सूबों की हद तक परवेज खट्टक को जैसे KPK में हासिल है, या JUI को, या बाप को जैसे बलूचिस्तान में है, या उन जमातों को जो दूसरी हैं हमारे मुखालिफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सिर्फ कदगन है, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात दर्ज हैं और हमारे वर्कर्स के ऊपर मुकदमात दर्ज हैं। तो आगे से जो हमारे दोस्त कोलीग भाई हैं, सियासतदान हैं, वो ये कहते हैं जनाब कि नहीं जी इन्होंने तो ये तो 9 मई के अंदर इन्वॉल्व थे, लिहाजा इनको जो है जेलों में डाल दी जाए। मुझे बताएं कि अगर 100 बंदा 200 बंदा किसी जगह के ऊपर पाया भी गया तो पहले तो इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाए, और अगर कोई साबित होता है तो उसके बाद देखा जाएगा कि ये इसके ऊपर जुर्म साबित हुआ है। लेकिन उससे पहले ही पूरे पाकिस्तान को जेल बना देना। और अब वकला ने, अगर खान साहब ने डिसाइड किया कि उनको टिकट देने हैं तो वकला को भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज आपने देखा नहीं है कि शौकत बसरा साहब जो हैं उन्होंने अपने वकला के जरिए नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए उनको भेजा, तो वापसी पर SHO साहब ने वकीलों को जो है गिरफ्तार कर लिया और थाने के अंदर उन्हें जो है वो बिठा दिया गया। ठीक है, ऐसे इलेक्शन आप समझते हैं कि ये साफ के पास है, कोई इलेक्शन ऐसे नहीं मानेगा, कोई फायदा नहीं ऐसे इलेक्शन का। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा ही करना है तो फिर नोटिफिकेशन निकाल दी जाए नवाज शरीफ साहब का कि आप वज़ीर आज़म है, फिर इस आवाम की तौहीन ना की जाए। आप चैनल के ऊपर बैठ कर दिए और सारी चीजें करते हैं, जब आपको हक ही नहीं है और आप अपनी हक का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर इलेक्शन का क्या करते? ठीक है, नईम हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नईम हैदर साहब ने जो भी बातें की हैं, उनकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं इलेक्शन को लेकर या कागजात नामजदगी को लेकर, या इसके अलावा जो भी बातें उन्होंने की हैं, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो भी शिकवे शिकायतें सामने आ रही हैं, उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। यहाँ ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जनाब नुखैस साहब। आपको नहीं लग रहा कि नईम हैदर साहब जो शिकवे कर रहे थे वो उनके शिकवों में कोई आपको सच्चाई नज़र आ रही है, या आपको ये वाकई लग रहा है कि नहीं यार इसके अंदर भी कोई ना कोई बात होगी और ये कहाँ की हकीकत है, इसका क्या सबूत है कि वो बात सही कर रहे हैं? सुमेरा, अभी नईम साहब ने ना एक बड़ी कमाल की बात की, वो लेकिन बड़े तरीके से वो निकल गए उसमें से ना। उन्होंने कहा 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनकी इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए। जी जी, ठीक है जी जी। तो ये गलबन उनका इशारा था, जो मिलिट्री ट्रायल है वो नहीं होना चाहिए। तो काश मैं आपको वो दिखा सकता जिसमें मुराद सईद साहब, जिसमें ये सारे देखी भी है सबने वीडियो, बिल्कुल, जिसमें वो बड़े पुरजोर अंदाज में बता रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स कितने अहम हैं और इनमें मुकदमात चलने चाहिए और इनकी हिमायत में वो बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो आज़ादाना तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में भी आज़ादाना तहकीकात होती हैं,
और वो वीडियोस आपके सामने हैं, मुझे बताइए जो सबके सामने आई, जिसमें कोर कमांडर हाउस में घुस के जना हाउस में क्या कुछ किया जा रहा है, जिसमें कराची के वो बाबा जी चौकी को आग लगा रहे हैं, जी बिल्कुल, जिसमें मियाँ वाली में क्या, ये जो सारी वीडियो सामने आई हैं, ये कुछ जाली तो नहीं बनी हुई है ना, बिल्कुल नहीं। उन लोगों ने एडमिट भी किया कि हमने ये सब कुछ किया। दूसरी बात जो वो कर रहे हैं ना जी कि हमें कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे, मुझे एक जुमला याद आ रहा है पीटीआई के दौर में, जब कुछ ऐसा होता था ना, जब राना सनाउल्लाह पे जाली हीरोइन डाल के तो अल्लाह नबी का नाम लेके वो साहब बता रहे होते थे जो वजीर थे, जी जी, कि जी ये वाकई सच है, इनकी गाड़ी से हीरोइन बरामद हुई है। जी जब उनसे बात की जाती थी इनके रहनुमाओं से, तो एक जुमला बड़ा कमाल का कहते थे कि जाएं आप, अदालतें मौजूद हैं वहां जाएं। हाँ जी, ठीक है, अब भी वही है, तो बिल्कुल अदालतें मौजूद है ना, जाएं, अब भी आप वहां पर जाएं, बिल्कुल। अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में जाएं, जी बिल्कुल, वहां से लें, हुक्म लें, ऑर्डर लें, अपने ऊपर ज्यादती को खत्म करवाएं। जी बल्ला साहब, आप क्या कहना चाहेंगे नईम हैदर साहब की जो गुफ्तगू हुई उसके ऊपर? देखिए मसाइल तो हैं, अगर हम ये कहें कि मसाइल नहीं है, कागजात तो छीने गए हैं लोगों से, बिल्कुल, और पुलिस ने छीने हैं, पुलिस जिम्मेदार है। 9 मई के वाकयात की हम भी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 9 मई में पूरा पाकिस्तान शरीक था। हाँ जी, पूरा पाकिस्तान तो शरीक नहीं। मैंने कल भी अर्ज किया था कि बहुत से लोग जो वकला हैं ये तो बाद में आए हैं, इनकी मैं बहुत सौ को जानता हूँ जिनकी शमूलियत ही बाद में हुई है। अब कल को लतीफ़ खोसा पे भी ये 9 मई का बना देंगे, हाँ जी, या किसी और पे बना देंगे, तो ये मेरा ख्याल है एक मजाक हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा, फिक्स मैच है। आप देखें कहा गया, ये अली जफर साहब लेकर गए थे पिटीशन कि जनाब माजी की तरह आप अदलिया से आरोज दे दें, बिल्कुल वो मुनासिब होगा, बिल्कुल सही। तो वो केस हाई कोर्ट में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्दी थी कि नहीं, वही जो डीसी हैं वही होंगे जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। मेरा ख्याल है कि ये नामुनासिब रवैया है, शायद इंतजामिया की तरफ से भी और जो इंसाफ फराम करने वाले अदारे हैं उनकी तरफ से भी। इंसाफ फराम करने वाले अदारों का काम है कि वो सुने तो सबको ना, यहाँ तो सुना ही नहीं जाता। बिल्कुल सही है, तो सुनना तो चाहिए, आप जालिम की आवाज भी सुने लेकिन मजलूम की भी आवाज सुने, जिसकी कोई शिकायत है वो शिकायत भी सुने, और अगर वो शिकायत गलत है तो वो भी साबित करें कि ये शिकायत गलत है, ना कोई तायीद आती है ना इस बात की कोई भी तरदीद आती है। हाँ, ये सुमेरा ये आज ही आपको याद आया है, ठीक है। मजलूम 2018 के बाद तो कोई मजलूम नहीं था, मैंने कभी भी 2018 के बाद तो किसी से ज्यादती नहीं हुई। जी जी, उसमें जो साकिब निसार साहब ने, अब मैं वैसे उनकी वो मजम्मत भी जी बिल्कुल, आज उनके घर में बाद वाली बातें तो बाद है ना। देखिए इलेक्शन के मौके पर तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ये कोई असूल तो नहीं। इलेक्शन के मौके पर बहुत कुछ हुआ, 2018 के इलेक्शन के मौके पर बहुत कुछ हुआ। डेली बेसिस पे 3-3, 4-4 लोगों को नाअहल किया जाता था, डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 जो बड़े बड़े रहनुमा हैं बहुत कुछ हुआ। चौधरी गुलाम अब्बास सियालकोट से इलेक्शन जीत गया था और अली जाहिद साहब जो हैं वो बैलेट बॉक्स लेकर भाग गए और फिर वो जीत गए। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो किसी को फोन करते रहे और फोन के बाद जीत गए। अच्छा, ये बात बहुत कुछ होता रहा। बात मुझे क्लियर करने दें इसमें, ये जो है ना, ये जुमला बड़ा अजीबोगरीब है, सुनने वालों को ना इस बात की समझ नहीं आती बाज़ औक़ात, लेकिन ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये जो ख्वाजा आसिफ वाली बात की जा रही है, ख्वाजा आसिफ के हल्के में उन्हें जानबूझकर हराया जा रहा था। अच्छा, धांधली की जा रही थी। कैसे? सुने ना, बदमाशी की जा रही थी। अच्छा, जिसके लिए उन्होंने फोन किया उस वक्त के आर्मी चीफ को और उन्होंने कहा मेरे हल्के में धांधली की जा रही है, मुझे जानबूझ के हराया जा रहा है। ये भी तो हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि मेरे नंबर्स कम और मेरे वोट कम हो रहे हैं। ये और तो अगर आप वाली बात मानी जाए कि ये हो सकता है, तो मेरी बात भी मान लेना कि ये भी हो सकता है कि मेरी बात नहीं हो सकती। फिर दोनों तरफ पॉइंट देना। उन्होंने ये फोन किया कि इस धांधली को रुकवाएं, ठीक है, ये जो बदमाशी हो रही है, और इसको इस तरह से बना के पेश किया गया गोया उन्होंने फोन किया कि मैंने जितवा दो, और फिर आर्मी चीफ ने उन्हें जितवा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो 2018 के इलेक्शन में अगर आप पुराने में जाए ना, अभी तो मैं आपकी बात सुन के हैरान रह गया हूं, आपने यानी मेरी हिमायत ही कर दी। नहीं नुखी साहब, बात ठीक है। मैं आप यकीन करें, उन दिनों में हम इलेक्शन कवरेज कैंपेन जो उसकी कवरेज कर रहे थे, फैसलाबाद पहुंचते हैं तो वहां पर खबर आती है कि जी आज तलाल चौधरी को नाअहल कर दिया गया, आज दानियाल गए, आज फलां गए, आज फलां, और बड़े बड़े इनके सुप्रीम कोर्ट से हुए थे ना, वो आरोप से नहीं हुए थे। देखिए ये भी जो ये भी तो मुकदमात की जद में ही है ना, बात ये है कि तो अदालती कार्रवाइयां चल रही है, सारा कुछ हो रहा था ना, सब कुछ हो रहा तरीका मुख्तलिफ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद इस बात की तायीद कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि 2018 में जो किसी और पार्टी के साथ हो रहा था,
आज वो किसी और पार्टी के साथ हो रहा है। हनीफ अब्बासी के साथ क्या हुआ, राजा कमरुल इस्लाम के साथ क्या हुआ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, चीजें तो सारी चीजें सारी सेम ही है। नुखी साहब इस बात पे तो कागजात तो जमा करवाए, मैं वही कह रहा हूँ, तो कागजात नहीं जमा हो पा रहे, यानी उस सुन्नत पे चलना चाहिए जो आपने बताई। नहीं सुन्नत पे नहीं चलना चाहिए, ये नहीं होता। देखें मेरी बात सुने ना, आप ये कहें कि जी फलां ने मुझे कान पे मुक्का मारा, आप इलेक्शन लड़ने का मौका तो दे। इलेक्शन लड़ने की बात हुई कि आप इलेक्शन, बात सुने, क्या इलेक्शन में लोगों के कागजात नामजदगी सबके छीन लिए? नहीं जिसके छीने हैं वो तो शिकायत करेंगे ना, वो करें शिकायत, अदालतों से ले इंसाफ, अदालतें मौजूद है, सबके छीनेंगे तो ये तो वो कर नहीं सकते ना। तो मैं वही, तो फिर फायदा क्या हुआ चंद के छीनने का? ले अच्छा, आप बकौल आपके, अब आप चाहते हैं कि सबके कागजात नामजदगी जो है वो छीन लिए जाएं। ना दूसरा रुख ना दे, मैं ये कह रहा हूँ या तो कहें कि सबके छीन लिए, वो तो नहीं, मैं तो आप कह दिया ना, फिर अनाउंस कर दे, अनाउंस ही कर दें आप। एग्जैक्टली, हाँ अनाउंस कर दें। अच्छा सुने, तो 2018 में भी अनाउंस कर देना था, आपके अरबों रुपए बच जाते। अनाउंस कर देना था कि खान साहब वजीर आजम होंगे, उस वक्त आपने पैसे लगा लिए, उस वक्त धांधली कर ली, उस वक्त आपने लोगों को नाअहल कर दिया, उस वक्त आपने हीरोइन डलवा दी किसी पे, उस वक्त आपने नाअहल किए जा रहे हैं, उस वक्त आपने अनाउंस नहीं किया कि पैसे बच जाए। नोटिफिकेशन आज हम कह रहे हैं नोटिफिकेशन तो बाद में डाली गई है, इलेक्शन के मौके पर तो नहीं डाली गई। नाअहल किए जा रहे हैं, जेलों में भेजे जा रहे हैं, ठीक है वो कानूनी कार्रवाई है, वो बिल्कुल ठीक हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन यहां पर जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने जाते हैं, दिस इज नॉट द वे ना। आप उनको लड़ने तो दें, आप उनको लड़ने तो दें। मेरी बात सुने, अगर वो कागजात नामजदगी हासिल करने के अहल हैं तो उनको करने दें भाई। बिल्कुल गलत है, नहीं छीनने चाहिए, नहीं छीनने चाहिए, बिल्कुल अदालत में जाना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुमेरा मिर्जा, कागजात लोग वसूल करें, हाँ जी ओके, वो जमा करवाएं, अगर किसी पे इतराज हो, कोई मुकदमा हो, तो रिटर्निंग ऑफिसर कागजात मुस्तरद कर सकता है, वो उसका राइट है। लेकिन ये जो कागजात छीनने वाला धंधा है नया शुरू हो गया, ये अजीबो गरीब काम है, ये नहीं हुआ था इससे पहले, नहीं होना चाहिए, ये मुनासिब रवैया नहीं। बिल्कुल, इससे तो सुमेरा 2018 में हुआ था, वो भी उससे पहले नहीं हुआ था। देखिए जो चीजें 2018 में गलत हुई, इट डजंट मीन ना कि वो इस बार भी नहीं। मैं आप ये सुने, आप जब ये कहेंगे कि अच्छा जी वो तो हो गई, मैंने नहीं कहा, मैंने आपके सामने मैं कह रही हूँ कि लोगों को डेली बेसिस पे 3-3, 4-4 जो बड़े रहनुमा है उनको नाअहल किया गया, उनको इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं छोड़ा गया, वो गलत था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस इलेक्शन में भी उसी तारीख को दोहराएं, थोड़ा सा वाकयात जो हैं, चीजें जो है वो तब्दील कर दें आप, ये तो कोई बात नहीं ना, ये तो कोई बात नहीं है। चलें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की हम बात कर लेते हैं। जो सियासी जमातों ने बार काउंसिल्स का जो मुतालबा है इसको भी मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया कि हम किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। नुखै साहब, इस वक्त ये मुतालबा किया जा रहा है, ये इलेक्शन डिलेइंग टैक्टिक्स हैं सारे के, इलेक्शन को डिले कर दिया जाए या फिर वाकई उनको इनसिक्योरिटीज? इलेक्शन डिलेइंग टैक्टिक्स कौन इस्तेमाल कर रहा है बाय द वे? जिन्होंने मुतालबा किया, उन्होंने इससे पहले भी एक टैक्टिक इस्तेमाल किया था लेकिन बच गए, वो जो अदालत में लेके गए थे। हाँ जी, अच्छा सुने, बिल्कुल बिल्कुल, चेयरमैन नायब थे ना। एक मिनट सर, आपकी बात काटूंगी। आपने कहा कि जिसको जो भी इनसिक्योरिटी है, जिसको जो भी मसला है वो अदालतों में लेके जाए या फिर वो कंप्लेन करे। अब कोई कंप्लेन करता है तो फिर वो ये कहा जाता है कि जी वो इलेक्शन जो है वो रुकवाना चाहते हैं। नहीं, ये इस मामले में नहीं कहा। कंप्लेन तो कोई भी इस वक्त इलेक्शन के हवाले से कोई भी बात करेगा ना जिसमें कोई ऐसा टैक्टिक इस्तेमाल होगा कि जिससे जाहिर हो कि शायद वो इलेक्शन डिले करवाना चाहते हैं, तो उस पर तो बात आएगी। सुने जी, पिछले थे ना चेयरमैन नायब साहब हमारे, वो सर से पांव तक वाले, उनको जब कहा जाता था ना कि इनको हटाएं, हाँ जी, तो एक जुमला बड़ा खूबसूरत कहा जाता था हमारी उस वक्त के हुक्मरानों की तरफ से कि भाई ये तो खुद इन्होंने सिलेक्ट किए हुए हैं, जी जी, ये तो मियां साहब के सिलेक्ट, नून लीग के सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो अब बैठे हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये किन के सिलेक्ट किए हुए हैं? जाहिर है अपना खान साहब शामिल थे ना इसमें, इनके सिलेक्शन में, उनके सिलेक्ट किए हुए हैं ना, तो उन्हीं के सिलेक्ट किए हुए हैं, आप उन्हीं पे इतराज कर रहे हैं। तो ये तो बात घूम के फिर दोबारा उन पे आ गई। दूसरी बात ये कि इस मौके पे पीटीआई की तो कोशिश है कि यहाँ बात हुई ना कि ये लगता यूं है कि नून लीग चाहती है सूंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे। ये नून लीग नहीं चाहती, ये पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन कमिश्नर भी तब्दील हो जाए, आप वजीर आजम भी तब्दील कर दें, आप वजीर आला भी तब्दील कर दें,
आप हर वो चीज खत्म कर दें जो हमारे रास्ते में किसी भी वजह से वजीर आजम कानूनी तौर पे भी रुकावट तो बात इसलिए कर रहे हैं ना कि वो उनका तो ताल्लुक है एक पार्टी के नहीं, वो कैसे चेंज होंगे? उससे पहले वो जो फवाद चौधरी साहब ने उनके बारे में कहा था या उससे पहले जो कुछ उन्हें कहा जाता, इतनी सी बात पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज होंगे? बहादुर बंदे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बहादुर बंदे हैं और बहुत सारी जो उनके खिलाफ ट्रोलिंग हुई उसके खिलाफ भी वो डट के खड़े रहे। ठीक है, ये फॉरेन फंडिंग केस में क्या क्या कुछ नहीं उनके खिलाफ कहा जाता रहा। ठीक हो गया, सभी फेस कर रहे हैं इस वक्त, जेल में बैठे हुए लोग भी फेस कर रहे हैं। जी मिर्जा साहबा, गुजारिश ये है जी कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नुखैज साहब गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि उनकी मालूमात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, वो इसलिए कि उनको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान बार काउंसिल गई है वहाँ जी, सुप्रीम कोर्ट बार गई है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदार जो हैं वो मियां नवाज शरीफ का ग्रुप जीता इस दफा जी। बिल्कुल, पाकिस्तान बार काउंसिल में भी उनका ग्रुप हावी है, वही जीता हुआ है। बिल्कुल, तो वो गए हैं, इसमें पीटीआई किधर से आ गई? ये तो एहसन बून और आजम नजीर तारड़ के लोग गए हैं। आप गुजारिश सुने, मैंने आपकी गुफ्तगू बड़े आराम से सुनी है, बहुत आराम से सुनी है। ठीक है, पहले आप कल तहकीक करके आए कि ये जो दोनों ग्रुप गए हैं ये हैं किसके अभी और इनके वकला कौन से हैं। ये तो एहसन बून और आजम नजीर तारड़ के ग्रुप है, वो जीते हुए हैं। आपको पता है हामिद खान ग्रुप तो हार गया था। हाँ जी। तो उनका तो ग्रुप ही नहीं जीता पीटीआई का। तो ये तो मुस्लिम लीग के चेहते वकला हैं, वो तो खुद कह दिया ना कि लगता है वकला तंजीमें जो किसी के इशारे पर पहले गुफ्तगू के आगाज में कहा है कि वो हाफिजाबाद की हल्का बंदियों का भी एक मसला है और हल्का बंदियों के भी मसाइल हैं। तो इसलिए वो वकला गए हैं जिनकी वाबस्तगी या हमदर्दियां मियां साहब के साथ हैं। यानी वो वकला जो जिनकी हमदर्दियां मियां साहब के साथ हैं। दूसरे अल्फाज में ये कि मियां साहब ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील कर दिया जाए। ये कह रहे हैं आप? भाई वकला तो वो है ना। नहीं, आप मुझे कॉमन सेंस से बताएं ना कि मियां साहब इस वक्त कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर वो दिया जाए, इसके लिए वो अपने हामी वकला को वहां भेज रहे हैं। जाहिर है, बनती तो बात यही है कि जब उनके हामी वकला गए हैं तो हम यही कहेंगे ना, और क्या कहे। ठीक है, मुस्लिम लीग नून ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो इत्तफाक राय से हुई थी और अब देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन अपना बरलासा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर वो लोग तब्दील करवाना चाह रहे हैं तो उनकी क्या रीजंस हैं, उनकी क्या इनसिक्योरिटीज हैं इसके पीछे? ये सवाल देखिए, गुजारिश ये है, वो तो जिनके हमदर्द हैं वही बता सकते हैं। हालांकि वो तो इनके साथ बड़े अच्छे तरीके से जा रहे थे, लेकिन सिर्फ एक मसला है कि जो हल्का बंदियों पे इतराजात थे ना, हाँ जी, वो उन्होंने मंजूर नहीं किए थे। हाँ, वो उन्होंने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। आपको याद होगा कि उस दिन फिर ख्वाजा साद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इलेक्शन कमीशन के बारे में। जी जी। तो वो हल्का बंदियों का जो इशू है ना, वो नून लीग की मर्जी से हल नहीं हुआ, वो एक एतराज है। तो वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसमें कसूरवार है, तो इसलिए ये लोग गए हैं, और तो कोई वजह नहीं। बाकी तो इलेक्शन कमिश्नर उनको बेहतरीन ट्रीट कर रहा है, जबरदस्त। ठीक है, नुखैज साहब, आप चूंकि बात कर रहे थे कि ये जो डिमांड आ रही है ये पीटीआई की तरफ से है, लेकिन चेयरमैन साहब ने खुद कह दिया है, बैरिस्टर गौर साहब ने, कि हम नहीं चाहते कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो हटाया जाए। हामिद खान ने भी यही कहा है कि लगता है वो किसी के इशारों पर वकला तंजीमें जो है वो ये काम कर रही हैं। वकला तंजीमों में ना जो आपके सुमेरा नुमाइंदे होते हैं ना, जो वहाँ पे जो ग्रुप जीता हुआ होता है, जी जी, वो सिर्फ ग्रुप नहीं होता। इस चीज़ को अगर बरलास साहब थोड़ी सी तहकीक कर लें जाके मजीद, तो इन्हें पता चलेगा जो जीतता है पीछे वकला की एक पूरी फौज होती है उनके साथ ना। बिल्कुल सही। जो जीते या ना जीते, बहरहाल वो जब कोई एक शख्स जीत गया तो वो उस तमाम पूरे वकला का नुमाइंदा करार पाया। बिल्कुल ऐसे। तो वहां पे बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है जो आपके पसंदीदा वकला किसी सियासी जमात से रिलेटेड ना भी हों, वो एक इंटरनल जो उनका डिसीजन होता है कि यार ये हमने डिसाइड किया, ये आप आगे तक पहुंचाएं। वो अपनी राय नहीं पहुंचा रहे होते, वो किसी सियासी जमात की राय नहीं पहुंचा रहे होते, वो वकला की राय पहुंचा रहे होते। ठीक है। सो वकला की राय जो वहां उनकी ग्रुप था और ग्रुप के अलावा भी जो वकला थे उनकी राय में ये होना चाहिए था। बाय द वे इलेक्शन कमीशन को के हवाले से कोई नून लीग ने भी कोई कम नहीं किया हुआ। ठीक हो गया। उन्होंने बड़े वो किए हुए हैं, उनके सामने एहतजाज किए हुए हैं उनके सामने, जब ये फॉरेन फंडिंग का भी मामला था कि केस को चलाया जाए। खान साहब के दौर की बात है, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी हुई। ठीक हो गया, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तब हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ ने आज फिर जो है वो बातें की हैं, और बातें सारी वही की हैं। क्या रीज़न है, क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या दुख है उनका जो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।
वेलकम बैक। मियाँ साहब ये कहते हैं कि कहाँ होता है ऐसा कि 4-5 बंदे मिलकर एक वजीर आजम को घर भेज दें। एक ऐसे शख्स को लाया गया जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था, मुल्क जो है वो बहुत तरक्की की राहों पर गामजन था, लेकिन एक शख्स की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। उन्होंने क्या कहा, क्या लहजा था, पहले देखते हैं फिर वापस आते हैं। हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो चांद पर पहुँच गए हैं और हम ज़मीन से ही नहीं उठ रहे हैं। 4-5 बंदे मिलके एक वज़ीर आज़म को घर भेज देते हैं। मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पे गामजन था, कोई महंगाई नहीं थी, लोग बहुत खुशहाल थे, हर चीज़ बहुत सस्ती थी। नुखैसा बाबी बहुत अच्छे राइटर हैं, मजहर बरलासा बाबी बहुत अच्छा लिखते हैं। नहीं, मैं आपके कॉलम पढ़ती हूँ। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मियाँ साहब को नई स्पीच लिखते हैं बरलासा साहब। अच्छा, गुजारिश ये है कि मियाँ साहब ये जो रोज़ किस्सा खोल देते हैं ना माजी का, मुझे क्यों निकाला, तो ये भी क्यों नहीं कहते कि मुझे दाखिल क्यों किया। वो एक दफ़ा जाएं ब्रिगेडियर क्यूम की खबर पर, उनसे पूछें कि क्यों मुझे दाखिल किया। फिर अभी जो सेक्टर कमांडर थे इधर राशिद नसीर जी, उनके ससुर कर्नल बशीर अभी जिंदा हैं, वो सेक्टर कमांडर थे उस वक़्त यहाँ। वो कर्नल बशीर साहब से पूछें कि कर्नल साहब मुझे क्यों दाखिल किया था। फिर जनरल जिलानी से पूछें मुझे क्यों दाखिल किया था। फिर जनरल ज़िया की कब्र पे चले जाएं, रास्ता ढूंढ ढांड के, वहाँ वो कहते थे ना मिशन पूरा करूँगा जी, तो उनसे जाके पूछे कि मुझे दाखिल क्यों किया था, मुझे लेके क्यों आए। अब माजी में तो वो बड़े एतराज़ात करते हैं, लेकिन अब जो हो रहा है और उनके इक़्तिदार के लिए जो कुछ किया जा रहा है, इसका इल्ज़ाम वो किसे देंगे। 2 साल बाद 4 साल बाद इस दौर का भी हिसाब होगा, तो वो किसको कहेंगे। रोज़ यही किस्सा, वो जो दौड़ने वाली बात है ना कि जी पाकिस्तान बहुत दौड़ रहा था। देखिए 1990 से पहले पाकिस्तान भारत से आगे था। हाँ जी। जो ही मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने 1990 में, पाकिस्तानी करेंसी गिरना शुरू हो गई और इंडियन रुपी मजबूत होना शुरू हो गया। इंडिया हमसे आगे निकल गया। ये कौन सी बातें कर रहे हैं कि 2016 में 17 में हम इंडिया से आगे थे? नहीं आगे थे भाई। क्यों आप हकायक लोगों को बताएं, झूठ क्यों बोलते हैं आप? अपनी प्रॉपर्टियां जाहिर उन्होंने बढ़ा ली और पाकिस्तान ने तो पीछे जाना था। नुखैसा साहब नया स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं मियाँ साहब को। कोई ये जो आपने अपनी अभी आखिरी बात की है तो आप वाज़े तौर पे कह दें कि आपने दोनों ने मिलके कोई एक बात करनी है और मैंने दूसरी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये झूठ और इस किस्म की जो बातें होती हैं ना मियाँ साहब के बारे में जो फैलाई गई, पहली बात तो ये कि इंडिया की करेंसी वो जो 88 में जो कुछ हुआ था ना, वो 90s में उसके असरात आ रहे थे, ठीक है। और वो करेंसी क्या हुई मेरे पास अभी एग्जैक्ट मालूमात नहीं है, मैं तहकीक करके बताऊंगा, बात तो हो ना दलील के साथ, तो मैं कल आपको बता दूंगा अगर मुझे मौका मिला कि करेंसी का क्या रेट था। दूसरी बात, आप तो मियाँ साहब का ये एहसान नहीं उतार सकते जो उन्होंने एटमी धमाके किए। आपको पता है कितना बड़ा एहसान है ये। और बिल्कुल कोई वो उस शख्स का जिक्र करते हैं जिसने कश्मीर बेच दिया जाके, जिसके दौर में कश्मीर के साथ हमारा बिल्कुल ही राब्ता खत्म हो गया। और ये जो कहना मियाँ साहब ये क्यों कहते हैं, ये दुख आप नहीं समझ सकते। जिस शख्स के साथ ऐसा, भुट्टो को आज तक कहते हैं कि नहीं फांसी, आज तक उसका केस चल रहा है, क्यों नहीं बोल रहे? हो गई फांसी। वो तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती, वो दुख होता है। आप कहती है ना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। इससे पहले तो जाके उनकी औलादों से, उनके बच्चों से पहले तो केस ना ओपन किया, अब इलेक्शन सर पे है तो केस ओपन करवा लिया उन्होंने, लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना हुई है। आप ये नहीं, आज भी वो नारा भुट्टो का ही लगाते हैं, ठीक है। तो जिनके साथ ज्यादती हुई होती है, आप ये खान साहब जो है सारा दिन एक तकरीर हम सुनते थे, वो चोर हैं, वो लुटेरे हैं, वो चोर हैं, लुटेरे हैं, और आप लोग ही कहते थे कि यार ये कब तक तकरीर बदलेंगे। मैंने तो कल भी कहा, मैंने कहा ये तो खान साहब की रविश पे चल पड़े हैं, एक ही तकरीर को बार बार किए जा रहे हैं। ये जो तकरीर है ना, ये एक तकरीर बार बार इसलिए करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है कि क्या हुआ। उनके पास नया बयानिया, मेरी बात सुनो, नई कहानियां होती हैं, नया बयानिया नहीं होता। बयानिया वही पुराना होता है, नई कहानियां होती हैं। तो खान साहब सुनाते थे ना नई कहानियां, बयानिया तो वही होता है। पीपल्स पार्टी आज भी रोटी कपड़ा और मकान पे खड़ी है, ठीक है। और ये कहना कि उस दौर में महंगाई नहीं हुई थी, आपने अभी कहा ना प्रोग्राम के दौरान या पता नहीं ब्रेक में, आपने कहा कि जी महंगाई तो थी उस दौर में, ठीक है। मवाजना करके देख लीजिए आप। और चलती हुई हुकूमत को कितनी बड़ी ज्यादती कि आपने, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आप 4 बंदे उठते हैं और चलती हुई हुकूमत को गिरा देते हैं। तो ऐसे ही 2018 की हुकूमत के साथ भी ऐसे ही हुआ। ऐसे हुआ नहीं, ये आप गलत बात कर रही हैं। अब आपने साबित करना है कैसे गलत हुआ, बताइए। तो आईनी तरीका क्या था? क्या आईनी तरीका? वो भी तो कानूनी तरीका था ना जिससे उनको हटाया गया। क्या कानूनी तरीका था?
वो कानूनी आज अदालतें उनको रिहा कर रही हैं तो साबित हुआ वो गलत था। जो अदालतें उनको नाअहल कर रही थी, अदालत नहीं गलत, अब आप कहते वो गलत था, आज रिहा हुए तो आज ठीक है। तरीका एक ही है कि आप अदम एतमाद पेश करें और वो कामयाब करवाएं। आईनी तरीका तो ये है। आप कैसे कह सकती हैं? नवाज शरीफ को जब हटाया तो शायद का कान अब्बासी वज़ीर आज़म सुने ना, मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है कि उसको हटाया तो उसकी जगह कौन आ गया, उसको क्यों हटाया, प्रॉब्लम फिर उससे था। तो इसलिए ये बात तो अदालत जवाब दे ना। अदालत ने दे दिया जवाब, अदालत ने कहा गलत था ये, अदालत ने फैसला कर दिया, इंसाफ हो गया। अदालत ने तो कर दिया फैसला, आज हुआ उस वक्त नहीं हुआ। आपको वो इंसाफ चाहिए जिसमें उनको सजा मिले। नहीं उनको इंसाफ का मतलब है इंसाफ हो गया। देखिए भाई, अदालतों ने एक फैसला किया था, अदालतों ने आज भी फैसला किया। आप आज की अदालतों के फैसले को मान रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी अदालतों ने ही फैसला किया था। मैं ये कहता हूं कि इंसाफ नहीं हुआ इसलिए कि जो मियां साहब का टाइम जाया हुआ उसका जवाबदेह कौन है? ठीक है, देखिए अगर एक अदालत आज किसी को मुजरम गर्दानती है जी। और 2 साल बाद कहती है कि नहीं ये बेकसूर है, तो वो जो 2 साल का अरसा है उसका भी तो कोई जवाब देना चाहिए होगा ना। अच्छा, मुझे ना आप दोनों से एक जो है शॉर्ट आंसर चाहिए। नुखैसा, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कैप्टन रिटायर सफदर साहब जो हैं वो बड़े पुरुमीद हैं, वो कह रहे हैं कि मानसहरा की जो बहू हैं वो इस वक्त इस दफा वजीर आला पंजाब वो बनेंगी, तो उनकी ख्वाहिश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है आपको? ये तो खानदानी इशू नहीं शुरू हो जाएंगे? खानदानी इशू क्या होता है, मेरी बात सुने ना, कोई खानदान मरूसी सियासत कहते हैं। मरूसी सियासत इसको नहीं कहते, मरूसी सियासत वो बादशाहत होती है। आपने मरियम नवाज शरीफ ने या कैप्टन सफदर ने या हमजा ने, जो भी उनके खानदान के लोग हैं, वोट लेने हैं ना लोगों से, वोट लेके आना है ना। जी। तो लोग अगर पसंद कर रहे हैं किसी को, ये तो पूरी दुनिया में ये चलता है। ठीक है, आपने और मैं कुछ और मिसाल देने लगा था, लेकिन चले मैं नहीं देता वो वाली मिसाल, यहाँ बुरा लगेगा कुछ लोगों को। हाँ। तो लोग यही करते हैं। चले, आपके बेटे में अगर खासियत है कि वो एमएनए बन सकता है, लोग उसे बना सकते हैं, तो आप खड़ा करें। नहीं होगा तो नहीं वोट मिलेंगे। हम तो चाहते हैं ये लोग अवाम में निकले, अवाम की इनके साथ सपोर्ट नजर आए और ये वजीर आला पंजाब भी बने। बाद में देखते हैं कि खानदानी इश्यूज क्या होंगे। बड़ला सब, मेरा तो ख्याल है कि वो वज़ीर आला नहीं बन पाएंगी, इसलिए कि सुना है कि किसी और ने किसी और से वादा किया हुआ है। अच्छा, तो उसके लिए ज़ाहिर है जिसने वादा किया होगा ये फैमिली से बाहर जाएगी, वो पूरी करने की कोशिश तो करेगा। ये ओहदा फैमिली से बाहर जाएगा, फैमिली से मेरा ख्याल है बाहर जाएगा। चलें, ये भी देख लेते हैं कि हाँ, ये तो बड़ी खबर दे रहे हैं आप कि अगर ऐसा हो जाता है तो। चलें, बहुत शुक्रिया गुले नुखैज़ अख्तर साहब, आपका भी, मज़हर बड़ला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन की जो रौनकें हैं वो जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि वो तो शुरू हो चुकी हैं। कागज़ात नामज़दगी वसूल होना शुरू हो चुके हैं, फिर कागज़ात नामज़दगी जमा होंगे, फिर इलेक्शन होगा और फिर हम देखेंगे कि कौन सी जमात जो है वो इक़्तिदार में आती है। ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।